नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिंपल मैथमेटिक्स क्लासेस में। इस समय हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मिसलेनियस क्वेश्चन की और ये इसका पार्ट सेकंड है और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप में से जिन दोस्तों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ एक बार उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, मतलब कि उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की और हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन को बहुत ही इजी और शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने की, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें। ओके, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ईजी है, बट देखने में थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा, बट आप इसको जितने समय पढ़ने में लगाएंगे उससे भी कम समय में आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 24 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया, परंतु 4 दिन के पश्चात एक कार्य छोड़कर चला गया तथा बी ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया, तो सी ने शेष कार्य अकेले पूरा किया। तो कुल कार्य को करने में कुल कितने दिन लगे, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 3 लोग हैं। कौन कौन है? ए है, बी और सी। सबकी यहाँ पे आपको एफिशिएंसी दिया गया कि ए, बी, सी किसी कार्य को क्रमशः 20 और 24 और 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, कह रहा तीनों ने कार्य मिलकर आरंभ किया, परंतु कार्य ठीक है, परंतु 4 दिन के पश्चात एक कार्य छोड़कर चला गया। देखिए, कार्य को खत्म कितने दिन में करेंगे, इसके लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टोटल कार्य है कितना। तो टोटल कार्य कितना है, इन तीनों का आप एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल कार्य आ जाएगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले ही सीख चुके हैं, ये एक प्रैक्टिस वीडियो है। ठीक है, अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो आपको हमारे चैनल पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको टाइम एंड वर्क के। तो यहाँ पे अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेने के लिए 20 और 30 को नहीं, आपको सिर्फ 24 को फोकस करना है। आपको 4 में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि 0 आ जाए। तो 4 पंचे 20, मतलब 24 पंचे कितना होता है, 120 होता है। और एलसीएम वह संख्या होती है जिसको 30, 24 और 20 क्या करते हैं, पूरी तरह से डिवाइड करेंगे विदाउट एनी रिमाइंडर। तो आप 24 से इसको डिवाइड करेंगे 120 को तो डिवाइड हो जाएगा, 30 से करेंगे और 20 से करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो वही संख्या एलसीएम हो सकती है जिसको ये तीनों संख्याएं पूरी तरह से डिवाइड करें। और एचसीएफ क्या होता है, मासा क्या होता है, इसी का जस्ट अपोजिट। मासा क्या होता है कि वह संख्या होगी जो 20, 24 और 30 को पूरी तरह डिवाइड करेगी। एलसीएम में क्या होता है कि 30, 24, 20, 120 को, मतलब कि इसको पूरी तरह से डिवाइड करना चाहिए विदाउट एनी रिमाइंडर, बिना किसी शेषफल के। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ तो हमको पता चल गया कि ये हमारा कितना है, टोटल वर्क है जिसको करना है, किसे, ए, बी, सी को। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ए की कार्य क्षमता क्या है, बी की कार्य क्षमता क्या है, सी की कार्य क्षमता क्या है। तो कार्य क्षमता होता क्या है, इकाई समय में किया गया कार्य, मतलब एक दिन में ए कितना काम कर सकता है। तो आप 120 को 20 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। कहने का मतलब इस 120 वर्क का 6 काम ए जो है एक दिन में कर सकता है। और इसी तरीके से अगर हम बी की बात करें तो बी कितना है, 24 है। 24 से आप इसको डिवाइड कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा। और 30 की अगर हम बात करें तो 30 से करेंगे कितना जाएगा, 5 छक। अगर इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 चौक 12, ठीक है, 4 बार जाएगा। कहने का मतलब एक दिन में सी जो है 120 का कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। ओके, तो हमको यहाँ पे पता चल गया कि इकाई समय में, मतलब एक दिन में ए, बी, सी कितना काम कर सकते हैं इस 124 का, ओके सॉरी 120 का। ओके, अब इसके बाद करा कि 4 दिन तक पश्चात एक कार्य छोड़ के चला जाता है। कहने का मतलब 4 दिन तक साथ में तीनों काम करते हैं। ठीक है, 4 दिन में अगर साथ काम कर रहे हैं तो एक दिन का काम ए का कितना, 6 है, बी का कितना है, 5 है, और सी का कितना है, 4 है। तो कहने का मतलब एक दिन में इतना काम करते हैं ये तीनों मिलकर। कितना करते हैं, 6, 5, 11, 4, 15। और 4 दिन तक करते हैं तो कितना करेंगे, 15 चौका 60 करेंगे। और टोटल काम है कितना, 120। तो 120 से अगर आप 60 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 60। कहने का मतलब 60 काम बचा है। ओके, आपको सिर्फ जोड़ना घटाना है बस। उसके बाद कह रहा है कि बी जो है कार्य को पूरा होने के 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। ठीक है, ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से। कह रहा है कि बी ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर बी ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया तो वो 6 दिन अकेले कौन काम कर रहा था, सी कर रहा था। और सी हमको पता है कि एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता था। तो 6 दिन तक सी ने अकेले काम किया तो कितना काम किया होगा, कितना काम किया होगा,
6 दिन अकेले काम किया तो 6 चौक 24 काम किया होगा, ठीक है। और बचा कितना है, 60 काम तो कंप्लीट हो गया क्योंकि 4 दिन तीनों मिलकर किए हैं, जिसमें 60 काम कंप्लीट किए, 60 ही काम बचा है हमारे पास। इसमें से 24 काम जो सी है वो अकेले 6 दिन किया, तो यहाँ पे आप घटाएंगे कितना आ जाएगा, अगर आप 60 से 24 घटाएंगे कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 36 आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस होगा, कितना आ गया, 36 आ गया। अब ये जो 36 काम है इसको कौन किया है, इसको बी और सी किए, क्योंकि जब 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया था तो उस समय कौन साथ में कर रहा था, बी और सी कर रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कार्य है उसको कौन किया है, 36 को बी और सी किया है। और किस इफिशियंसी से हो गए, बी की इफिशियंसी एक दिन में 5 काम करने की है, जबकि सी की 4 है, तो 5 4 9 की इफिशियंसी से 36 काम को किए हैं। तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। टोटल कितना दिन लगा, 4 दिन तक तो तीनों साथ में काम किए, 6 दिन सी जो है अकेले काम किया, 6 4 10 दिन हो गया, और 4 दिन तक बी और सी काम किए, मतलब कि टोटल कितना लग गया, 14 दिन। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, ठीक है। कितना आ गया, 14 डेज, यही आपका आंसर हो गया। आई होप आप सभी को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप समझ गए तो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा तो आप उसको सबसे पहले करेंगे और बहुत ही इजीली कर ले जाएंगे, ठीक है। आप इसको मन में भी कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो संख्याएं हैं बहुत ही ईजी है, इनका एलसीएम ज्ञात करना बहुत ही आसान है, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऑप्शन देख के आप समझ जाएंगे कौन सा ऑप्शन राइट है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर आवर की गति से एक स्थिर पानी में नाव चला सकता है, मतलब यहाँ पे नाव की स्पीड दी हुई है। उसके बाद कह रहा है कि यदि धारा की गति जो है 2 किलोमीटर पर आवर है तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक निश्चित, ठीक है, यहाँ पे खास लिखा है एक निश्चित दूरी तक धारा के साथ, ठीक है, धारा के विरुद्ध और धारा के साथ, ये 2 वर्ड आपको ध्यान देने हैं कि साथ जाने की तुलना में कितना लगता है, 3 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब अगर सिंपल भाषा में कहें तो कोई नाव अगर धारा की दिशा में जाती है और वापस धारा के अपोजिट दिशा में आती है तो इस सब के बीच में जो टाइम का अंतर है वो 3 घंटे का है। तो आपको बताना है कि वो डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, ये चीज़ हमको फाइंड करनी है। ओके, तो हम मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस क्या है, माना कि जो डिस्टेंस है वो है x, ठीक है, x दूरी जाना है और x दूरी वापस आना है। इसके बीच में टाइम का अंतर जो लगेगा कितने लगेगा, 3 घंटे का लगेगा। जबकि हमको दिया है जो नाव की स्पीड है वो कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर है, और धारा की जो स्पीड है स्टीम की वो कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, मतलब अगर वो धारा की दिशा में नाव जाएगी तो क्या करेगी, जो ये धारा है उसका सपोर्ट करेगी, मतलब ये स्पीड ऐड हो जाएगी, मतलब कि 6 के बजाय कितनी स्पीड से जाएगा, वो 8 की स्पीड से आएगा, क्योंकि धारा उसका सपोर्ट करेगी। और जब धारा के अपोजिट आएगा तो क्या करेगा, 6 किलोमीटर जो आवर है उसमें से आप 2 किलोमीटर धारा की जो स्पीड है उसको घटा देंगे, क्योंकि वो उसका विरोध करेगी। धारा इस साइड में, नाव इस साइड आएगी तो इसका विरोध करेगी, जो दोनों साथ जाएंगे तो क्या होगा, सपोर्ट करेगी। बस यही कह रहा है। और इसका अंतर जो आ रहा है वो क्या है, 3 घंटे का है। कहने का मतलब ये डिस्टेंस है, अब यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए आने का है, क्योंकि आने में ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि धारा के अगर अपोजिट आएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि धारा तो सपोर्ट करेगी नहीं, मतलब उसका विरोध करेगी, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी नाव की। तो क्या हो जाएगा, अगर हम देखें, अगर नाव की स्पीड हम मान लेते हैं क्या है, S1 है, और धारा की स्पीड मान लेते हैं S2 है, तो S1 माइनस S2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम हमको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि धारा जो है वो अपोज करेगी। माइनस अगली डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो सेम है दोनों कंडीशन में, ठीक है, जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है। अब जाने धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 हो जाएगा, और जो अंतर है कितना है, 3 घंटे का है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ओके, तो D S1 कितना है, S1 है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, नाव की चाल कितना 6 किलोमीटर पर आवर है, और धारा की कितना है 2 किलोमीटर पर आवर है। ओके, इसको लिख देते हैं किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस 2, और किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। आप इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, D/4 माइनस D/8 इक्वल टू 3। एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2D माइनस D इक्वल टू 3। अब यार इसको 8 को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और D से घटाएंगे, 2D से D घटाएंगे तो क्या आएगा, D मतलब x जो हम लोगों ने कंसीडर किया है। तो कहने का मतलब D बराबर क्या आ गया, 24, मतलब जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो 24 किलोमीटर है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड है। ओके, तो अभी हम इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, धीरे धीरे इसके लेवल को हम इंक्रीज करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं।
बोट एंड स्टीम के, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहा था कि कोई व्यक्ति है जो 6 किलोमीटर पर आवर की गति से पानी में नाव चला सकता है और धारा की जो चाल थी क्या है 2 किलोमीटर। कह रहा कि धारा की दिशा में जाने और आने में जो समय का अंतर है वो 3 घंटे का है। बस सिंपल सी बात है, धारा की दिशा में जाएंगे तो क्या करेगी धारा सपोर्ट करेगी, और अपोजिट आएंगे तो क्या करेगी विरोध करेगी। बस इतनी इसी बात को बात ध्यान दें। ठीक है, तुम धारा के अपोजिट आते हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी S1 माइनस S2 हो जाएगी, धारा के साथ जाएंगे तो कितना हो जाएगा S1 प्लस S2 हो जाएगी। हमको दोनों स्पीड पता है, 6 माइनस 2 6 प्लस 2। ठीक है, 8 हो गया, 4 हो गया, एलसीएम लिए 8 आया और घटा दिए, d अपान 8 आएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 3 24 और d की वैल्यू आ गई 24, मतलब कि x की वैल्यू 24 जो हम लोगों ने कंसीडर किया था। तो इस तरीके से हमको डिस्टेंस मिलेगी कितना 24 किलोमीटर। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि एक कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर काटता है। यदि पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो कार की गति सेंटीमीटर पर सेकंड में क्या होगी। हमको यहाँ पे कार की गति जो है सेंटीमीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है, जबकि हमको व्यास दिया हुआ कितना 84 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था कि देखिए हमको ज्ञात करना है स्पीड चाल, लेकिन उसके लिए हमको डिस्टेंस पता होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि वित्तीय पथ पर चली गई डिस्टेंस बराबर क्या होता है, यहाँ पर डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा परिधि इंटू चक्कर। ठीक है, आप में से बहुत से लोगों को ये फॉर्मूला याद होगा, अगर आपको नहीं याद है तो आप याद कीजिए। वृत्ताकार पथ पर चली गई डिस्टेंस बराबर क्या होगा, परिधि इंटू चक्कर। परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r और चक्कर n यहाँ पे दिया है कितना है 5 है, और r की वैल्यू कितना है। अगर आपको व्यास दिया है 84 सेंटीमीटर तो r कितना हो जाएगा d/2 होता है। ठीक है, डायमीटर बटे 2 होता है, मतलब व्यास बटे 2 होता है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 42 आ जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि ये सभी किस में दिए हैं सेंटीमीटर में दिए हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा r की वैल्यू कितना है 42 है, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होती है, और 2 की वैल्यू तो 2 ही है। ओके, अब इसको आप सरल करेंगे। ओके, तो सरल कर लेते हैं, तो आप सरल करेंगे क्या हो जाएगा, इसको 44 गुणे 42, या आप इसको काट देंगे 7 छंग 42। ठीक है, 5 5 छक 30, 44 गुणे 30। ओके, आगे हल करेंगे कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 एंड 4 तिहाई 12 1 13, 1320 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, ये आ गई डिस्टेंस, दूरी आ गई। और हम लोग जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्योंकि d बराबर क्या होता है यस इंटू टी, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको भेज देंगे इधर t को तो आएगा बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास कितना है 1320 सेंटीमीटर और टाइम कितना है 1 सेकेंड। ठीक है, तो कितना आ गया 1320 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि 1 से आप किसी संख्या में भाग करते हैं या गुणा करते हैं उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से क्या आ गया हमारा आंसर 1320 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है सेकेंड है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, तो इस पर आप प्रैक्टिस किए रहिएगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। क्या है क्वेश्चन की रेट 300 पर 8% की दर से कितने वर्ष में उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 1600 रुपए पर 8.5% की दर से 3 वर्ष में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों साधारण ब्याज हैं क्या हो इक्वल है। ओके, और यहाँ पे दिया क्या है, कह रहा है कि 300 रुपए का। ठीक है, हम लोग साधारण ब्याज बराबर क्या होता है PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। ओके, जहाँ पे P क्या होता है प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, R क्या होता है रेट होता है जिसमें बोलते हैं दर, T क्या है समय बटे 100। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आपको दिया है S1 में अगर हम देखें तो कह रहा है कि 300 रुपए प्रिंसिपल है, ब्याज दर कितना है 8% है, टाइम हम मान ले रहे हैं कि कितना है T है, और बटे 100। और ये किसके इक्वल है, ये कह रहा है कि 1600 रुपए पर 8.5% की दर 3 वर्ष के लिए जितना ब्याज मिलता है इसके इक्वल है। इसका सेकेंड वाले का प्रिंसिपल कितना है 1600, रेट कितना है 8 सही 8.5%, मतलब इसको आप कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 17 बटे 2, और टाइम कितना है 3 वर्ष बटे 100। ठीक है, 100 से 100 आप दोनों साइड कैंसिल आउट कर सकते हैं, 00 से 00 कैंसिल आउट कर देंगे आप, 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बचा क्या, ठीक है
8 दूनी 16 हो गया और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मतलब यहाँ पे बचा क्या, t बराबर 17। तो 17 वर्ष ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है, उसमें से वह 200 व्यक्ति क्या करता है, नियुक्त करता है उस काम को करने के लिए, और उसे पता चला कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है, तो वह पूरा कार्य निश्चित समय में करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और लगाने होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको सॉल्व करनी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप चाहें तो मौखिक रूप से भी हल कर सकते हैं, कॉमन सेंस से भी हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे आप हल करेंगे। हम दोनों तरीका आपको बता दे रहे हैं। एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है, ठीक है, और उसमें 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। कितने व्यक्ति करता है, 200 व्यक्ति नियुक्त करता है, और उसे पता चला कि 50 दिनों में, ठीक है, 50 दिनों में 1/4 वर्क हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है काम, 1/4 काम हुआ है। तो कह रहा है कि कितना व्यक्ति और नियुक्त करें, मतलब ये व्यक्तियों की संख्या कितना और बढ़ा दे ताकि ये काम जो है 150 दिन में ही पूरा हो जाए। कहने का मतलब जो 100 दिन बचा है उसी में वो काम पूरा हो जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर हम देखें तो मैन की संख्या कितनी है, 200 है, और दिन कितना लग रहा है, 50 दिन लग रहा है। कितने काम करने में, 1/4 काम करने में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे कह रहा है कितने व्यक्ति और बढ़ा दिया जाए, मतलब 200 के बजाय वो कितना और कर दे कि जो उसका काम है वो 100 दिन में ही पूरा हो जाए। मतलब कि 150 दिन का उसने लिया है निश्चित काम को पूरा करने के लिए, तो उसमें से 50 दिन तो खर्च हो चुके हैं, बचे कितने हैं, 100 दिन। अब यहाँ पे जो काम है वो कितना बचा है, अगर हम काम की बात करें तो कितना बचा है, एक काम है उसमें से 1/4 काम हो गया, तो बचा कितना है, 3/4 काम। ओके, अब आप फार्मूला लगा सकते हैं, m1 d1/w1। ठीक है, कितने व्यक्ति कितने दिन में कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, m2 d2/w2। और लगाएंगे तो आप हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमको सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी, एक ही यहाँ पे अज्ञात राशि है और एक इक्वेशन है, तो आप हल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबकी वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो 200 गुणे 50 बटे 1/4। इधर कितना हो जाएगा, 200 प्लस x गुणे 100 बटे 3/4। ठीक है, 4 से 4 दोनों साइड कैंसिल हो गया, और आप 00 से 00 कैंसिल आउट कर देंगे। अब बचा क्या है, यहाँ पे बचा है 5 दूनी 10, मतलब कि 100 हो गया, और 200 प्लस x बटे 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300, और 2 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, और x की जो वैल्यू निकल के आई कितनी आ जाएगी, वो 100 आ जाएगी, 100। कहने का मतलब उसको 100 लोग और नियुक्त करने होंगे, तो काम क्या होगा, 100 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जो बचे हुए 100 दिन है। ओके, अब देखिए आप इसको ओरली कैसे कर सकते थे। कह रहा था कि एक व्यक्ति कोई काम 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है, उसमें से वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है, और उसे पता चला कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम हुआ। ठीक है, 50 दिनों में 1/4 काम हुआ है, मतलब जो ये हर में वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल वैल्यू। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर टोटल 4 काम है तो 4 काम का सिर्फ एक काम हुआ था, उसको 50 दिन में 200 लोग किए थे। अभी हमारे पास टाइम कितना बचा था, इसका जस्ट डबल बचा था, मतलब 100 दिन बचा था, और बचा काम कितना है, 3 है। तो 3 काम बचा है, अगर यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या अगर हम 100 कर देते तो ये 100 दिन में कंप्लीट हो जाता कि नहीं, आप इस तरह से। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभय ने अपनी कुल धनराशि का 30% विजय को दे दिया। विजय ने प्राप्त धनराशि का 2/3 भाग अपनी माता को दे दिया, और विजय की माता ने प्राप्त धनराशि का 5/8 भाग दुकानदार को दे दिया। विजय की माता के पास अब 600 रुपये शेष हैं, तो अभय की कुल आय कितनी है। अभय की कुल आय कितनी है, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि अभय के पास टोटल 100 रुपया है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मान रहे हैं कि अभय के पास टोटल कितनी धनराशि है, 100 रुपये हैं। ओके, अभय के पास 100 रुपये हैं, और अभय ने अपनी धनराशि का 30% भाग विजय को दे दिया। इसको हम जनरल तरीके से नहीं लगाएंगे, नहीं तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसका 30% कितना होगा, 30 रुपया होगा। 100 का 30% कितना होगा, 30 रुपया होगा। अब ये 30 रुपया किसको दे दिया, विजय को दे दिया। अब विजय ने क्या किया, प्राप्त धनराशि का 2/3 भाग, मतलब इस 30 रुपये का 2/3 भाग कितना होगा, 20 रुपये।
ठीक है। इस 20 रुपये को उन्होंने क्या किया, अपनी माता जी को दे दिया, और उनकी माता ने क्या किया कि इस धनराशि का, इस 20 रुपये की धनराशि का 5/8 भाग एक दुकानदार को दे दिया, ठीक है। इस 20 रुपये का 5/8 भाग क्या किया उन्होंने, एक दुकानदार को दे दिया, ठीक है। तो आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है। और ये हो जाएगा 25/2, या इसको और डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 12.5 रुपये उन्होंने क्या किया, दुकानदार को दिया। किन्होंने, विजय की माता ने 12.5 रुपये दुकानदार को दे दिया। अब उसके पास बचा कितना, अब विजय की माता के पास बचा कितना, 25 रुपया था, ठीक है, सॉरी 20 रुपया था। 20 रुपये में से उन्होंने 12.5 रुपया दुकानदार को दे दिया, तो बचा कितना, अगर इसको आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 रुपये। तो विजय के माता के पास अब कितने बचे हैं, 7.5 रुपये बचे, किसके अकॉर्डिंग, जो हम लोगों ने माना है 100 रुपया, इसके अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि विजय की माता के पास अब 600 बचे हैं, मतलब इस 7.5 की जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 600 के वैल्यू है, ठीक है। 7.5 रुपये जो है हमारे पास, हमारे अकॉर्डिंग ये जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 600 के बराबर है, मतलब कि 7.5 जो है ये 600 को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7.5। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 25 तियाँ 75 एंड 25 चौका 100, ठीक है। 3 दूनी 6, कितना हो गया, 4 दूनी 8 आ गया। लेकिन यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव था तो एक जीरो हम ऊपर बढ़ा देंगे तो एक की वैल्यू कितना आ गई, 80 रुपये आ गई। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि अभय ने अपनी आय का क्या किया, 30% विजय को दे दिया। तो हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, हम लोगों ने मान लिया कि अभय के पास टोटल अपने अकॉर्डिंग 100 रुपया था। आप कुछ भी मान सकते हैं, 100 इसलिए मान लिया क्योंकि 100 में हम लोग क्या करते हैं, इसका परसेंट ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि परसेंट की वैल्यू ही क्या होती है, 1/100, और 100 में कितना, 30%, तो 100 का 30 कितना हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 100 का आ गया 30 रुपया। अब इस 30 रुपये का 2/3 भाग उन्होंने अपनी माता को दे दिया, तो 2/3 निकाले तो कितना आया, 20 रुपये आया। अब इस 20 रुपये का 5/8 भाग उनकी माता ने दुकानदार को दे दिया, मतलब 12.5 रुपया दुकानदार को दे दिया। बचा कितना, 7.5 रुपया, और इस 7.5 की वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा था कि 600 के बराबर है। उनकी माता के पास जो पैसे बचा 600 के बराबर है, तो हम लोगों ने 7.5 की वैल्यू 600 के इक्वल कर दी। यहाँ से हमको एक यूनिट की वैल्यू पता चल गई, कितनी है, 80 रुपये। अगर एक यूनिट की वैल्यू 80 रुपये है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 8000 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 8000 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड है। अब आप यहाँ पे किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछता विजय की, तो कितना हो जाता, एक यूनिट की वैल्यू 80 है तो 30 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाता, 8 त्रिक 24, 2400। अगर इनकी माता जी का पूछता तो कितना हो जाता, 8 दूनी 1600। दुकानदार को कितने रुपए दिए, अगर ये पूछता तो क्या करते हैं आप, 12.5 से मल्टीप्लाई कर देते, किसमें, यहाँ पे ब्राइटनेस होगा, 12.5 से मल्टीप्लाई कर देते 80 में, कितना हो जाता, 8 पंचे 40 एंड 8 दूनी 16, 4 20, और उसके बाद 8 का नाम 8, 8 2 10, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते थे किसी का भी, ओके। एक अंक के बाद दशमलव, 1000 रुपये, ओके। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जोया की वर्तमान उम्र अपने पिता की वर्तमान उम्र का 2/7 भाग है। जोया के भाई की उम्र जोया से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। जोया के पिता एवं भाई की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, 14:5 है। तो जोया की वर्तमान उम्र क्या है, ठीक है। यहाँ पे जोया की उम्र मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पे होगा जोया की वर्तमान उम्र क्या है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम मान लेते हैं, ठीक है, जोया है, इनके पिता हैं और इनका भाई है, 3 लोग हैं। अगर हम मानते हैं इनके पिता की उम्र x है तो जोया की उम्र क्या हो जाएगी, 2/7x हो जाएगी। लेकिन यदि हम मान लेंगे कि जोया की उम्र x है तो इनके पिता की उम्र कितना हो जाएगी, 7/2x हो जाएगी, ठीक है, 7/2x हो जाएगी। और यहाँ पे मानेंगे क्या, हम यहाँ पे मानेंगे जोया की उम्र
क्योंकि जोया का लिंक यहाँ पे इनके पिता और भाई दोनों से है। तो इस तरीके से अगर जोया की उम्र x मान लेंगे तो इनका पिता की उम्र क्या हो जाएगी 7/2x हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन को आपको ध्यान से समझना है, जोया की वर्तमान उम्र अपने पिता की वर्तमान उम्र का 2/7 भाग है। मतलब अगर इनके पिता x होंगे तो जोया कितना होगी 2/7x होगी। लेकिन हम यहाँ पे पिताजी की आयु नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मान रहे हैं किसकी, जोया की। क्योंकि जोया का जो लिंक है इनके भाई से भी दिया है, कितना है वो x 3 वर्ष बड़ा है। कौन बड़ा है, इनका भाई, तो मतलब x+3 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन कह रहा है कि इनके पिता एवं भाई की जो वर्तमान उम्र का अनुपात है वो कितना है, 14:7 है। ठीक है, इनके पिता और भाई की जो वर्तमान उम्र का अनुपात है कितना है, 14/5 है। ठीक है, 14:5 है या 14/5 है, दोनों एक ही चीज़ है। तो पिता की कितना है 7/2x बटे भाई कितना है x+3 और इक्वल कितना है 14/5 के। अब ये देखिए बटे में 2 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 7x/2 से मल्टीप्लाई 2x+6 इक्वल कितना हो जाएगा 14/5। अब 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 5x, और इसको इधर मल्टीप्लाई करें 4x + 6 दूनी 12। ठीक है, 4x को इधर ले आएंगे तो x बचेगा और x की वैल्यू कितना आ जाएगी 12 आ जाएगी। मतलब जोया जो है 12 वर्ष की हैं। इनके पिताजी की अगर हम बात करें कितना हो गया 7/2 × 12 6 आ गया, और 7 × 6 42 वर्ष के हैं। और इनके भाई की अगर हम बात करें तो ये कितना होगा, ये 3 वर्ष बड़े है, कितना 15 वर्ष। ओके, तो आपको किसी की भी अगर आपसे पूछा जाता तो आप ज्ञात कर सकते थे। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा कि किसका लिंक दोनों लोगों से है। तो जोया का यहाँ पे जो कंडीशन है वो दोनों से मैच कर रहा है। इनकी कह रहा है कि जोया की वर्तमान उम्र अपने पिता की वर्तमान उम्र का 2/7 भाग है। आप ऐसा नहीं है कि ऐसे मान के नहीं कर सकते इनके पिता की, अगर आप x मानेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप किसी की उम्र यहाँ पे कंसीडर करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट यही होगा कि आप जो है कि उम्र x मानेंगे तो इनके पिता की उम्र क्या हो जाएगी 7/2x, इसी के जैसे 2/7 का हो जाएगा 7/2x। ओके, और उसके बाद यहाँ पे इनके भाई का क्या हो जाएगा x+3, क्योंकि 3 वर्ष बड़ा है। उसके बाद इनके पिता और भाई का यहाँ पे लिंक दिया हुआ कितना 14/7 का यहाँ पे क्या है, या हम कह सकते हैं 14/7 है, या कह सकते हैं आप 14:5 का यहाँ पे क्या है इनके वर्तमान उनका अनुपात है। ओके, और इस तरीके से आप इसको हल करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा x=12 आ जाएगा। और 12 किसका हम लोगों ने कंसिडर किया था, जोया का। तो मतलब जोया की उम्र 12 वर्ष है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध एवं पानी के 90 लीटर मिश्रण में केवल 30% पानी है। एक दूध विक्रेता ने 18 लीटर मिश्रण एक विक्रेता को बेच दिया और शेष 18 लीटर पानी मिला दिया, तो मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। देखिए 90 लीटर टोटल है, जिसमें 30% पानी है, बाकी 70% क्या है मिल्क है, और ये 30% क्या है वाटर है। अब इसमें से उसने क्या किया कि 18 लीटर बेच दिया, तो बचा कितना, 18 लीटर बेच दिया तो कितना 72 लीटर बचा। अब इस 72 लीटर में क्या होगा, मिल्क का परसेंट 70% ही होगा, क्योंकि इस मिश्रण से कुछ अगर निकालेंगे तो दोनों जो जिस अनुपात में उसी अनुपात में तो बाहर जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई इसके अनुपात में चेंज नहीं आता, कोई परसेंट में चेंज नहीं आता। चेंज कब आता, जब इसमें हम कोई एक चीज़ मिलाएंगे। जैसे इसमें मिल्क मिला देंगे तो मिल्क की मात्रा बढ़ जाएगी, पानी की कम हो जाएगी, या पानी मिला देंगे तो मिल्क की मात्रा कम हो जाएगी। तो यहाँ भी इसी तरीके से इसी अनुपात में है। इस 72 में भी 70% दूध ही है, तो इसको निकाल लेते हैं कितना, 72 का आप 70% निकालेंगे अपन 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 7 49 1 50। ठीक है, 0 2 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना, तो 2 अंक के बाद आप दशमलव लगा देंगे, कितना आ जाएगा 50.4 लीटर। ये क्या है, इस 72 में मिल्क है, तो बाकी वाटर कितना बचा। इस 72 में अगर हमारा क्या है 50.4 लीटर क्या है मिल्क है, तो वाटर कितना आ जाएगा, वाटर आप यहाँ से घटा देंगे कितना हो जाएगा 0.6 आ गया, और ये 1 आ गया, और ये कितना हो गया 2। ओके, तो इस तरीके से कितना 21.6 जो होगा वो क्या होगा हमारा वाटर होगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा जब उसमें 18 लीटर पानी मिला देंगे। जो ये 72 लीटर है, 18 लीटर में उन्होंने मिश्रण बेचा और उसमें 18 लीटर पानी मिला दिया, तो ये पुनः कितना हो गया 90 लीटर हो गया। लेकिन इसमें दूध का जो मात्रा है वो कितना रहेगा, वो 50.4 ही तो रहेगा।
बाकी जिसमें 18 लीटर पानी मिलाया जा रहा है ना, तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको इतना देखना है कि इसमें 72 लीटर में 18 लीटर पानी मिलाया जाएगा तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी मिक्सचर की, 90 लीटर हो जाएगी। पुनः 90 लीटर हो जाएगा। उस 90 लीटर में हमारा पता है हमको कि दूध कितना है, 50.4 है। ठीक है, 50.4 लीटर दूध है, कितने में, 90 में, और हमसे परसेंट पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 पचे 45, 9 छक 54। ठीक है, 9 पचे 45, 9 छक 54। ओके, तो यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, ये इसको आप ऐसे थोड़ा सा सर, ठीक है, इतना हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 90, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे और 9 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 पचे 45, 9 छक 54, मतलब कितना आ जाएगा, 56%, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है, 56%, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। कह रहा था कि 90 लीटर है टोटल, जिसमें से 18 लीटर उसने बेच दिया, और हमको शुरू में बताया था कि इसमें 30% पानी है। तो अगर वो मिश्रण से कुछ निकाल रहा है तो उसमें मिश्रण के परसेंट में कोई कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब उसके अनुपात में कोई भी चेंज नहीं होगा, जो जिस अनुपात में उसी अनुपात में रहेगा। मतलब 72 लीटर जो बचा है यहाँ पर अब भी क्या होगा, 70% दूध ही होगा। हम लोगों ने निकाला 72 का 70% कितना आ गया, 50.4 लीटर। बाकी शेष जो पानी है, अब उसमें पानी 18 लीटर और मिला देगा तो ये 72 जो है फिर कितना हो जाएगा मिक्सचर, 90 लीटर ही रहेगा। लेकिन हमको पता है कि दूध अब कम हो गया है, 50.4 लीटर है। ठीक है, तो यही परसेंट हमको पूछने के लिए, यही चीज़ हमको निकालना था। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपसे क्लियर